नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि जैसे ही बिहार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है, इसके बाद जो है हम लोग यूपी-पीसीएस के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। साथ-साथ जो है यूपीएससी के लिए भी आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कराया जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी चूँकि आज बहुत दिन बाद हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1-2 मिनट बस हम लोग बातचीत कर लेते हैं और फिर जो है सीधे प्रश्नों पे आएँगे। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि टेस्ट पेपर का, तो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देखेंगे तो अगले महीने जो है 12 को है। तो ऐसे में काफ़ी अधिक दिन तो बचे नहीं हैं। ऐसे में टेस्ट प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। साथ-साथ जो भी आप लोग थ्योरी वगैरह, जो भी आप नोट्स बनाए हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहें और साथ-साथ टेस्ट भी देते रहें। अब देखिए आज हम लोग जो टेस्ट डिस्कस करेंगे, दृष्टि द विज़न, दृष्टि आइज़, तो इसमें देखेंगे तो आप किस टेस्ट पेपर को बेहतर मानेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के फ्रीक्वेंसी को मैच करता हो। वैसे दृष्टि की टीम जो है काफ़ी क जो है पुराने टाइम से काम कर रही है। अगर बात करेंगे यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह को लेके, तो टेस्ट पेपर जो है काफ़ी बेहतर होता है, यानी आपके एग्ज़ाम के फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल मैच करता है, काफ़ी बेहतर सा जो है टेस्ट पेपर। इसके अलावा मैं बता दूँ कि जो लोग प्रैक्टिस वगैरह, रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं, तो दृष्टि की ओर से जो है रिवीजन बैच वगैरह भी यूपीपीसीएस वगैरह को लेके जो है अ, लाया जाता है समय-समय पे, तो आप चाहें तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक यदि हम लोग बात करें, तो टोटल जो है हम लोग अभी तक इसमें दृष्टि वाले टेस्ट में जो है आप 7 टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा ब्रेक किए और आज टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। ये जनरली आपका फुल लेंथ का ही टेस्ट है। ठीक है, एक-एक प्रश्नों को आप लोग ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे और अभी कुछ दिनों तक आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और जैसे पॉसिबल हो पाता है हम लोग लाइव जैसे डिस्कशन करते थे शाम को 7:30 बजे। ठीक है, तो वो डिस्कशन आपको, बाकी इसको भी आप लोग लाइव फॉर्मेट में ही देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ये करंट अफेयर यहाँ पे लिख दिया गया है, बाकी ये फुल लेंथ का ही टेस्ट है। तो इतना बात क्लियर है, बाकी देखिए टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करने से कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्यों करना है? ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, रिवीजन आपका हो सके। अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छप जाएँगे। लेकिन इससे क्या होता है कि बेहतर आपका प्रैक्टिस होता है और बहुत सारे कंटेंट का रिवीजन होता है और उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं। इसलिए टेस्ट प्रैक्टिस, अब कैसे टेस्ट प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 से 10 तक मैं सॉल्व कराया, हो सकता है किन्हीं को 2, 5, 7 जो है क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको आपको अपने अलग कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है? ताकि आगामी दोबारा अगर आप फिर से पेपर दे रहे हैं या कहीं वही प्रश्न आ गया, दोहरा गया, तो फिर आप जो है बनाने के हालात में हो। चलिए ओवरऑल जो है बात क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा मैं अस्पताल में हूँ, फिर भी इन व्यस्तता में भी आपको जो है टाइम निकाल के, क्योंकि एग्ज़ाम जो है में काफ़ी कम टाइम है, आप लोग को प्रैक्टिस जो है जारी रखेंगे, ठीक है? तो एक-एक प्रश्नों को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और आप लोग ईमानदारी से एक-एक प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको टेलीग्राम वगैरह पे भी टेस्ट पेपर समय-समय पे हम देते रहेंगे, तो आप खुद से भी टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, अशोक के निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ लेख में निर्दयता, क्रूरता, क्रोध, अभिमान के पापों को जो है समाप्त करने का वर्णन जो है किया गया है। देखिए अशोक का तो आपको पता है 3 तरह का जो है लेख आपको प्राप्त हुआ है, अभिलेख, ठीक है? बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख। बृहद शिलालेख में देखें 13 बातें, ठीक है? 13 बातें लिखी रहती थी। अब इसी में आपसे पूछ दिया गया है। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? तो देखिए निर्दयता, क्रूरता, क्रोध, अभिमान के बारे में स्तंभ लेख 1, स्तंभ लेख 2, 3 और 4। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, स्तंभ लेख नंबर 3, ठीक है। वैसे अशोक के अगर स्तंभ लेख की अगर हम लोग बात करें, तो जनरली जो है चुनार, बलुआ पत्थर से ही तराशा जाता था अशोक का, और उद्देश्य यही होता था इसका कि जो भी बौद्ध शिक्षा है उसका प्रसार किया जाए, साम्राज्य में जो भी राजा का आज्ञा है, उसको जो है एक जगह से दूसरे जगह यानी लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाए, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख में अगर बात करेंगे, चूँकि बात यहाँ पे स्तंभ लेख का हुआ है, तो स्तंभ लेख में देखेंगे ये टोपरा दिल्ली से, के अलावा कौशाम्बी हो गया, रामपुरवा हो गया, चंपारण, महरौली, मेरठ, इन सब से जो है प्राप्त वगैरह हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए लेख नंबर 1, इसमें क्या लिखा गया था? अशोक जो है जनता की रक्षा का सिद्धांत इसमें देते हैं, ठीक है। 2 में देखिएगा, तो 2 में जो है इसमें धम्म को अल्पष्टिक पाप के रूप में परिभाषित किया गया था, यानी करुणा, उदारता, सत्यता, पवित्रता ये सब रखना चाहिए, ये सब बताया गया था। चलिए तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देखिए सुमेलित वगैरह करना है, स्थल है और खोज करता है। ये सब प्रश्न तो आप लोग इतने बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, ईज़िली आप लोग कर सकते हैं। और इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न बार-बार पूछा ही जाता है। देखिए सूर्यकोटदा,
पहला है सूरकोटदा, इसके खोजकर्ता कौन है? तो देखिए जेपी जोशी हो जाएंगे, एक का दो बन जाएगा। ठीक है, बानावली, बानावली जो है आर एस बिस्ट। कालीबंगा जो है तीसरा, ए घोष। और अमरी जो है मजूमदार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका? बी। बाकी देखिए हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा से जुड़े कौन लोग थे? दयाराम साहनी। ठीक है, रावी नदी के तट पे ही ये जो है मुंटेगिरी जिमला जिला था आपका पाकिस्तान का। ठीक है, वहीं पे बसा हुआ था हड़प्पा। ठीक है, बात करेंगे अगर हम लोग कालीबंगा का। ठीक है, तो कालीबंगा एक तो खोजकर्ता आप लोग देख लिए, बाकी ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा बताइए किस जो है नदी किनारे सभ्यता जो है फला बढ़ा था? कालीबंगा। ठीक है, तो एक घग्गर नदी थी राजस्थान की। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक लोथल स्थल है। ठीक है, लोथल जो है एस आर राव खोज किए थे भोगवा नदी के किनारे। एकमात्र जो है देखेंगे तो गोदीवाड़ा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है उपनिषद और विवरण। चलिए आप लोग को ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा होगा। देखिए उपनिषद है और विवरण है। ठीक है, किस उपनिषद में क्या विवरण दिया गया है बताएं। देखिए यहाँ पे ऐत्रेय है, छांदोग्य है, कठोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है। आपको पता है वेद, वेद के बाद देखेंगे तो उपवेद वगैरह भी उससे रिलेटेड आया। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आया, उपनिषद आया। ठीक है, सबसे पहले ऐत्रेय है, ऐत्रेय में आखिर किसका चर्चा किया गया है? तो देखिए आत्म और चेतना की जो है उत्पत्ति और निर्माण का व्याख्या इसमें किया गया है ऐत्रेय में, तो ये का बन गया तीन। ठीक है, इसके अलावा देखिए छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य में क्या था? तो मंत्रों की लय और उच्चारण पे केंद्रित था छांदोग्य, तो चार हो गया। कठोप उपनिषद। ठीक है, इसमें जो है नचिकेता और यम का जो है आपका संवाद का वर्णन किया गया है, आत्मा ज्ञान मोक्ष इन सब विषयों का व्याख्या किया गया है कठोप उपनिषद में। और मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सतमेव जयते का वर्णन है मुंडक उपनिषद में। तो ऑप्शन अपने यहाँ पे क्या बन चला जाएगा? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है। बात पता ही है कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हम लोग इसको अपनाए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद का आप लोग नाम बताएंगे, सबसे बड़ा उपनिषद का कमेंट में, और सबसे छोटा उपनिषद का, ये दोनों मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, जब अभी रिवीजन करा रहा था एनिसेंट इंडिया का, वहीं पे आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है देखिए ये प्राधिकारी है और इनका कार्य क्या हुआ करता था। ठीक है, अब ये थोड़ा मैं, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा, बाकी चलिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तीन अधिकारियों का क्या काम वगैरह होता था, यही आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन तो चलिए विजुअल नहीं होगा, एक बार ऑप्शन चलिए आप लोग देख ले। देखिए पहला है नागरिक, विधि और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था नागरिक, नागरिक या नगर अधीक्षक बोलते थे। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि इसका दायित्व यही था, कर्तव्य यही था इसका कि विधि और व्यवस्था क्या करेगा, बनाए रखेगा। एक का तो एक हो गया। ठीक है, रज्जुक। ठीक है, दूसरा है आपका रज्जुक, ये जो जिला अधिकारी जिस कार्य आधुनिक कलेक्टर के कार्यों के समान ही था। ठीक है, दूसरा वाला भी क्या हो गया आपका, करेक्ट ही हो जाएगा। देखिए ऐसे ऑप्शन देख सकते हैं तो एक और दो। देखिए ऐसे में ऑप्शन आपका ए तो एलिमिनेट हो गया, बी हो गया, सी डी में कोई बन सकता है। ठीक है, अगला है आपका युक्त, युक्त जो है उच्च अधिकारियों की सहायता करने वाला अधीनस्थ अधिकारी होता था, ये बन गया चार। और प्रमुख है जो लास्ट में बचा आपके पास तीन ही, औद्योगिक मामले का जो है आपका, औद्योगिक मामले का प्रबंधन करने के 6 बोर्डों का सामूहिक प्राधिकारी रखने का जो है नगर प्रधान। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, अगला देखिए महाजनपद है इनका राजधानी है, तो 16 महाजनपद। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं उत्तर प्रदेश में टोटल कितना महाजनपद स्थित है। सब चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको पता ही है कि 500 ईसा पूर्व आसपास जो है महाजनपद का उदय, और इसमें 16 महाजनपद। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, मगध सबसे मजबूत, मगध अंग काशी कौशल वगैरह। चलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, चलिए ऑप्शन विजुअल नहीं होगा ना, हम एक काम करते हैं। ठीक है, अभी विजुअल होगा। देखिए
चेदी हो गया, सोक्तावती, मत्स्य, मत्स्य विराटनगर, कंबोज आपका, ये क्या बन जाएगा, पुंछ, और लास्ट आपका मल कुशिनारा। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी। ठीक है, तो देखिए 16 था, एक अंग था आपका, अंग का राजधानी चंपा था। ठीक है, मगध आपको बताई है, राजगिरी या गिरिब्रज, काशी एक था इसको छोड़ के, काशी का काशी ही। ठीक है, वत्स का कौशाम्बी हो गया। ठीक है, कौशल का श्रावस्ती, पंचाल का ही छत्र और काम्पिल्य था, कुरु इंद्रप्रस्थ था, सूरसेन मथुरा था आपका, मत्स्य विराटनगर था। ठीक है, चेदी को तो सोक्तावती और कहीं कहीं आपको वांदा भी लिखा रहता है, गंधार तक्षशिला था आपका, कंबोज पुंछ था। ठीक है, वज्जी वैशाली, मल कुशिनारा। ठीक है, अस्मक जो है प्रतिष्ठान था या पैथण, तो ये सब आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोंडो फर्नवीज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, गोंडो फर्नवीज, शक, कुषाण, हिंद, पहलव या इंडो ग्रीक। तो सही क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, हिंद पहलव। ठीक है, हिंद पहलव साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको बताइए कि जब मौर्य का पतन होता है, उसके बाद मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो एक तरफ तो देसी राजवंश शासन करते हैं और दूसरे तरफ विदेशी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमरावती कला शैली के बारे में पूछा गया है, कितना कथन इसमें सही है। लिख रहा है, ये कृष्णा गोदावरी नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुआ है, अमरावती कला शैली। ठीक है, ये तो पहला वाला कथन करेक्ट है। ये 150 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व के बीच समृद्ध हुआ था। दूसरा भी कथन क्या है, सही है, और ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी बन जाएगा। ठीक है, इस कला शैली में देखेंगे तो कथात्मक शैली था ये। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का जो है चित्रण वगैरह किया गया था, साथ साथ एक मुद्रिका में बुद्ध द्वारा हाथी को वश में करने का कहानी वगैरह भी इसमें बताया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वकाटक शासक का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से जो है हुआ था। तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय अपना स्थिति मजबूत करने के लिए रुद्रसेन द्वितीय से, वकाटक वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रभावती का जो है विवाह हुआ था। बाकी आपको पता है कि रुद्रसेन का मृत्यु काफी पहले हो जाता है, उसके बाद प्रभावती गुप्त अपने अल्पवयस्क पुत्र के साथ ही जो है शासन वगैरह करती है, चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के सहयोग से। ठीक है, ये देखिए दर्शन वगैरह है और दार्शनिक है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है पूछा गया है। ठीक है, द्वैत रामानुजम लिखा गया है, शुद्ध द्वैत बल्भाचार्य, अद्वैत माधवाचार्य और विशिष्ट द्वैत चैतन्य महाप्रभु। बताइए कौन सा आंसर बन जाएगा। देखिए द्वैत के तो माधवाचार्य थे तो गलत हो गया, शुद्ध द्वैत अद्वैत। ठीक है, बल्भाचार्य करेक्ट है, अद्वैत माधवाचार्य लिख रहा है, ये भी अद्वैत क्या हो जाएंगे, आदि शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत के कौन बन जाएंगे, रामानुज, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो एक भी सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से, अच्छा पीडीएफ वगैरह आप लोग को जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, वहीं आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने खैरात संस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, दीवाने खैरात, अलाउद्दीन खिलजी है, तुगलक है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दीवाने ये धर्मार्थ जो है कार्यालय था। इसके अलावा देखेंगे तो खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक और विभाग बनाया गया था, दीवाने बंदगान। ठीक है, दीवाने बंदगान भी था। ठीक है, गुलामों का विभाग था, दीवान ए बंदगान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सिलसिला है और संस्थापक प्रमुख सदस्य हैं। देखिए सबसे पहला है चिश्ती का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सुहारवर्दी बहादुर जकारिया, ये भी सही है। नक्शबंदी शेख अहमद सरहिंदी, ये भी क्या आपका सही ही है। तो बाकी ऑप्शन एक ही बचा, कादरी निजामुद्दीन औलिया दिया है, और यही क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। कादरी देखेंगे तो पंजाब के क्षेत्र में ये लोकप्रिय था, अब्दुल जो है कादिर थे। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर। बाकी इन संप्रदाय में देखेंगे तो एक बहदतुल वजूद, ये सब लोग थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में तो पता ही है, ये चिश्ती जो है सूफी संत थे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 12,
मोहम्मद गोरी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। देखिए यूपी में फेवरेट है कालक्रम में पूछना लगाना, ठीक है। वो तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी कभी कभी कालक्रम लगाने का पूछ देता है, इसलिए आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। देखिए लिख रहा है अहिलवाड़ा का युद्ध में पराजय, मुल्तान और उक्स पे कब्जा, लाहौर पे। तो अलाउद्दीन के बारे में आपको, सॉरी अलाउद्दीन मैं बोल रहा हूँ, मोहम्मद जो है गोरी के बारे में आपको बताना है। पेशावर पे कब्जा। आपको पता ही है कि मोहम्मद गोरी के बारे में, शहाबुद्दीन मोहम्मद इसका ओरिजिनल नाम था, मोहम्मद गोरी का। और ये लगभग जो है 1173 से लेके 1206 तक शासन वगैरह रहता है, ठीक है। गजनी के गद्दी पे पहले बैठता है मोहम्मद गोरी। फिर उसके बाद देखेंगे तो मुल्तान का अभियान करता है 75 में, 1175 में, ठीक है। इसका अभियान मुल्तान, ये पहला इसका अभियान होता है, ठीक है, और सफल भी होता है। इसके बाद एक गुजरात में चढ़ाई करता है 1178 में, लेकिन यहाँ पे इसको पराजय का सामना करना पड़ता है, ठीक है, चालुक्य शासक जो भीमद्वितीय थे उसे। इसके बाद देखेंगे तो ये पंजाब पे हमला करता है, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस आपका क्या बन जाएगा, मुल्तान और उक्स पे कब्जा, तो ये तो सबसे पहले यही बन जाएगा, दो। इसके बाद आपका अहिनवाड़ा पे कब्जा एक, देन पेशावर और लाहौर लास्ट में, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, कथन और कारण दिया गया है, लिखा गया है विजित क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश ने एकता जो है प्रदान की थी। एकता प्रदान करने वाले को इक्तदार कहा जाता था, जिनका उत्तरदायित्व भूमि राजस्व एकत्र करना और उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। लिख रहा है ए आर सही है, आर ए का व्याख्या कर रहा है, सही है, व्याख्या नहीं हो रहा है, सही है, गलत है, यही सब है ऑप्शन में, ये बताएं। एकता, एकता शब्द जो है दिख रहा है आपको, एकता, ये तो अरबी सभी था, ठीक है, बिल्कुल पहला सही है। विजित क्षेत्र में अधिक प्रभावी नियंत्रण करने के लिए एकता प्रदान किया गया, और एकता प्राप्त करने वाले को इक्तदार भी बोला जाता था, ठीक है, दोनों सही है। कथन कारण रीजन भी सब एक्सप्लेनेशन सही हो रहा है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम लगाइए। तो इन सबको कालक्रम लगाना है। सल्तनत वश में बताइए आपको सबसे पहले गुलाम वंश आता है, खिलजी, ठीक है, ये क्रम रहता है। खैर सबसे पहले आप बताएं, इसमें देखिए नाम है कैमूर का, रजिया का, नसरुद्दीन का, बलबन का। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि बलबन तो बाद में ही आएगा, ठीक है, और बलबन के बाद भी आपका कैमूर आएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में तो एक होगा, उससे पहले चार होगा। अब दो मैटर है यहाँ पे, रजिया और जो है नसरुद्दीन मोहम्मद। तो पहले रजिया आती है और फिर नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर 2 3 4 1। बाकी आप लोग से बहुत छोटा सा प्रश्न, गुलाम वंश का आखिरी शासक का नाम क्या था बताएं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है अकबर के शासनकाल के दौरान गुजरात के मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह के नेता था। अकबर के शासन के दौरान गुजरात में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेता, राणा संगा बहादुर शाह, बैरम खां, मुनीम खां, आसम खां और मिर्ज अजीज कोका, इख्तियार उल मुल्क और मोहम्मद हुसैन मिर्जा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी ही बन जाएगा, क्योंकि पूछा था गुजरात के जो है दौरान, जब अकबर का शासन चल रहा था, ठीक है, 1572 में ही गुजरात पर अकबर के द्वारा विजय किया गया था, ठीक है। और इस समय इख्तियार उल मुल्क और मोहम्मद हुसैन मिर्जा, इन सबके द्वारा जो है विरोध किया गया था। विभाग है और कार्य है, तो बिल्कुल इजली आप लोग बता सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन भी दिख रहा होगा साथ साथ। देखिए दीवाने अर्ज है, ठीक है, ये तो सेना सैन्य संगठन ही था दीवाने अर्ज। दीवाने विजारत, ठीक है, ये राजस्व और वित्त विभाग। दीवाने इंसा, ये आपका शाही पत्र व्यवहार। दीवाने रसालत, ठीक है, ये न्याय प्रशासन। इस तरह से आंसर क्या बन जाएगा, 4 3 2 1।
अगला देखिए भूमि का प्रकार है, बताना है कौन, ये सब इन्फॉर्मेशन ही पूछा गया, इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं। ठीक है, बताइए कौन इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब भूमि का जो उपजाऊ क्षमता के आधार पे भूमि को जो है उस समय देखा जाए मोटा मोटा 3 भागों में बांटा जाता था, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। ठीक है, तो देखिए पोलज क्या कहलाता था, तो वह भूमि जिस पे वर्ष में 2 बार फसलें उपजती थी उसको पोलज, नियमित रूप से जोती जाने वाली भूमि को पोलज ही बोलते थे। परती ऐसा भूमि जिसमें अस्थायी रूप से बंजर छोड़ दिया हो। परती देखिए अस्थायी रूप से खाली छोड़ी गई भूमि। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से जो खाली पड़ी भूमि होती थी उसी को परती बोलते थे। अस्थायी मतलब हमेशा के लिए हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। चाचर ऐसा भूमि जिसे 4-3 वर्ष में एक बार जोता या उपयोग में लाया जाता था। बंजर ऐसी भूमि जो कृषि योग्य होती ही नहीं थी, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बंजर। अनुपजाऊ भूमि को बंजर बोलते थे, यानी यहाँ कृषि पॉसिबल नहीं था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इलाहाबाद के संधि के बारे में दिया गया है। अभी सब हम लोग इतना बार ये सब फैक्ट का प्रैक्टिस रिवीजन कर चुके हैं, आप लोग के लिए अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया होगा। ठीक है, लिख रहा है कि अवध ब्रिटिश क्षेत्र और बाह्य खतरे के बीच एक बफर राज्य बन गया। ठीक है, इलाहाबाद के बाद आपको पता ही है कि अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों की रक्षा के लिए बफर राज्य में परिवर्तित कर दिया गया था। मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दिया था, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बदले उनको क्या मिला था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से 26 लाख रुपए का वार्षिक जो है पेंशन का बात किया गया था। ठीक है, वो दोनों का दोनों तो अभी तक सही जा रहा है, आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये अगस्त प्रस्ताव के बारे में पूछा गया। तो देखिए अब मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, बताइए कौन सा इसमें सही है अगस्त प्रस्ताव के बारे में। देखिए लिखा गया है, लॉर्ड वेबल ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। अगस्त प्रस्ताव सही है आपको, 1940 में हुआ था, तो बात सही है। लेकिन ये वेबल के द्वारा नहीं, लिन लिथगो के द्वारा। ठीक है, लिन लिथगो के द्वारा। ठीक है, तो पहला वाला तो चलिए इनकरेक्ट हो गया। इसमें भारत के लिए डोमिनियन एटेसस और को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था। दूसरा, हाँ, देखेंगे अगस्त प्रस्ताव में ये बात बोला गया था कि डोमिनियन राज्य का दर्जा हम लोग क्या करेंगे, देंगे। और भी बहुत सारी बातें थी। युद्ध अगर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के अनुरूप संविधान तैयार वगैरह करेंगे हम लोग। ठीक है, साथ साथ भविष्य में कोई भी संविधान अल्पसंख्यक समिति बिना लागू नहीं किया जाएगा, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा, राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व वाले भारतीयों के बहुमत के साथ वायसराय के कार्य परिषद का विस्तार वगैरह ये सब बातें थी। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए और बताइए, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये तो फेवरेट ही है यूपी का। ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था आप सभी को ज्ञात ही है, मार्च अप्रैल 1930। कराची का जो है कांग्रेस का अधिवेशन, ये कब था आपका, 1931, मार्च 1931। थोड़ा मंथ भी आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ये 1931 कहीं दो घटना दे दिया। लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन, ये तो आपका कब हुआ था, 1929, जहाँ पूर्ण स्वराज को जो है अपना लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा उसके बाद। सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है, तो ये कब का है, 1932 का। ठीक है, बाकी गांधी जामरन अनशन वगैरह कर दिए थे, पता ही है। बाद में आपको पुनः फैक्ट वगैरह करके इसको जो है समाप्त किया गया। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जाट नेता के बारे में पूछा है, बताइए कौन सही है। देखिए क्या लिख रहा है, चूड़ामन ने थून में एक किला बनवाया। ठीक है, सूरजमल को जाट जो है जनजाति को प्लेटो कहा जाता है, ये भी क्या करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। यूरोपीय शक्ति है भारत में प्रथम कारखाना कब कब इनके द्वारा, एक और जानकारी आप सभी से बताएं आप लोग। देखिए फ्रांसीसी लोग बताइए अपना पहला कारखाना बात करें तो कैरन, फ्रांसीसी कैरन के नेतृत्व में सूरत में लगाया गया था। ठीक है, तो सूरत हो गया। कहीं कहीं 1668 भी लिखता है। ठीक है, डचों का पहला फैक्ट्री देखेंगे, ये 16/5 मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों की अगर बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1617। इससे पहले भी फैक्ट्री लगा था लेकिन वो अस्थाई था, सूरत वाला अस्थाई फैक्ट्री था। और लास्ट बटा डेनिस, ऑप्शन भी एक ही बच रहा है, तरानकोबार। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, 3, 4, 1 और 2।
ये सब सुमेलित वगैरह करना है। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। अभी आप सभी को मैराथन के माध्यम से रिवीजन वगैरह कराया गया था, सब कंटेंट हम चर्चा किए थे। पहला आंग्ल में सूर्य युद्ध पता ही है 67 से 69 के बीच हुआ था, तो एक का तो 3 हो गया। ठीक है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था, ऑप्शन में दिख रहा है 4 में 4 बन गया। तीसरा जो है आंग्ल मराठा युद्ध, ये 17 से 19। और प्रथम जो है आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था बताएं? 1845-46 में। एक ही ऑप्शन बचा भी था। ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? 3, 4, 2, 1। पहला आंग्ल सिख युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं। पूना पैक्ट के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? पूना पैक्ट। क्वेश्चन एक और था क्या? एक प्रश्न और है आपका। देखिए कालक्रम व्यवस्थित करना है। यहाँ भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। पाई का विद्रोह है कब का है? 1817। रामोसी 1826 से। 1800 जो है 22 से 26 के आसपास ही है ये। ठीक है। गडकरी जो है 1844 का है। और विशाखापट्टनम का विद्रोह 1827 से 30 के आसपास तक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। देखिए अभी हिस्ट्री का प्रश्न नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा आपका। पूना पैक्ट के बारे में 26 दिसंबर 1932 को हस्ताक्षर किया गया था। करेक्ट है। प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीट 147 से घटा के लिख रहा है 71 कर दिया था। आपको पता है कि बढ़ाया गया था। अनुसूचित जातियों के लिए सीट क्या किया गया था? 71 से बढ़ा के 147 किया गया था, ना कि घटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी केवल एक सही है। चलिए अगला टॉपिक आ गया आपका जनगणना। जनगणना नया वाला तो रिपोर्ट आया नहीं है, अभी भी 2011 से ही आपको काम चलाना होगा, ये तो पहले से आप लोग का तैयार होगा। और एक लेक्चर में मैं जनगणना से रिलेटेड आपको लगभग 200 से 250 प्रश्न कराया था, उससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा नहीं। ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता दर को क्या करना है? आपको सीक्वेंस पे लगाना है। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल 70+ ही है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डाउनवर्ड ऑर्डर बता रहे हैं हम आपको। ठीक है। और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड आ जाएगा, और देन बिहार। ठीक है, ऐसे भी सीक्वेंस लगा सकते थे, 2, 4, 1 और 3। देखते हैं जो भी ऑप्शन हो। ठीक है, 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। 2, 4, 1, 3 भी ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये अधिकतम से न्यूनतम की ओर जाएंगे तो ऑप्शन आपका यही बनेगा। ठीक है, डी बन जाएगा। नहीं तो न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाएंगे तो सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 1। हाँ, ऑप्शन ए भी बन सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। सही है, 382 ही है पर स्क्वायर किलोमीटर। दिल्ली में देखेंगे 11,000+ है, सोच सकते हैं। 2000 गणना जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति है। 1102 उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है? 829 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। और ऑप्शन केवल एक जाएगा, केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं? देखिए रिहंद को जानते हैं। जलप्रपात है, राज्य है, सुमेलित करना है, बिल्कुल इजली सुमेलित आप कर सकते हैं। देखिए भांबा बलई बजरई तो महाराष्ट्र का ही है, कुंचिकल कर्नाटक का ही, दूध सागर गोवा, ठीक है, नोह संगी लियाग जलप्रपात मेघालय। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। फैक्ट ही पूछा गया है। नदी है, उत्पत्ति का स्थान है, बताइए।
नदी में तो यही सब। आपको ज्योग्राफी तो इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से मैं करा दिया हूँ। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है। कृष्णा नदी, ये जो है कृष्णा नदी आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र के निकट से। नर्मदा, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश। और महानदी रायपुर जिला छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी। पूछा है कि कौन सा राज्य महत्वपूर्ण खाद्यान्नों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बताइए इसमें गलत कौन है। देखिए, उड़ीसा बादाम पहाड़ बिल्कुल है। झारखंड का नुआ मुंडी, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला, कर्नाटक का तुमकुरु। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो पूछा है कौन सा युग में, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर औद्योगिक भी निर्माण गतिविधि होता है, तो खनिज वगैरह कुछ निकाला नहीं जाता है तुमकुरु से। तो ऑप्शन नंबर डी। पर्वतीय दर्रा दिया है, ऊंचाई वगैरह पे कौन स्थित है, कितना ऊंचाई पे, वही दिखा रहा है। देखिए इसमें सिपकिला, सिपकिला जो है ये 18,000 से। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो ये है, ठीक है, 18,379 फीट, या अगर बात करेंगे मीटर में तो लगभग 3,300 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, ये सिपकिला है। नहीं, सिपकिला तो आपका, मेरे को लगता है 12,000 के आसपास होगा। ठीक है, दो जिला जो है 11,600। नाथुला जो है आपका हो जाएगा 14,000। हरदुंगला ही हो जाएगा 18,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए, भीमताल मध्य में एक द्वीप वाली झील है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चंद्र ताल तटीय झील। और डोबर जो है डेबर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम। ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा। काली मृदा के बारे में पूछा गया, बताइए कौन सही है। सब प्रश्न रिपीट हो रहा है ना, जो लोग कंटिन्यू टेस्ट वगैरह देखते हैं उनको तो पता चल रहा होगा। रेगुर मृदा कपास मृदा के नाम से जानते हैं, कोई डाउट नहीं है। नाइट्रोजन फास्फोरस कार्बनिक पदार्थ इससे समृद्ध होता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, में तो कमी वगैरह नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक पदार्थ का कमी होता है, जबकि लोहा चूना कैल्शियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम इस सब का समृद्धि होता है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया गलत। ऑप्शन बन जाएगा केवल और केवल एक। अगला देखिए, बोल रहा है कौन अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बीच है। तुंगभद्रा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यही इनकरेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश। गोदावरी आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और उड़ीसा। इंदुरी उर्वरक संयंत्र के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला रासायनिक उर्वरक संयंत्र है। इसका स्थापना 1951 में हुआ है। दोनों का दोनों सही है। बाकी आपसे पूछा जाए, बताइए है कहाँ। ठीक है, सिंदूरी, लोकेशन झारखंड याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ उर्वरक कोकिंग कोयला का उपयोग करके, ठीक है, काम वगैरह किया जाता है। परियोजना है, राज्य है, बताना है कौन सा ही सुमेलित है। देखिए, ये ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ये भी सब इन्फॉर्मेशन ही पूछा गया आपसे। कोयना जो है कहाँ का? झारखंड पश्चिम बंगाल। तो एक अदद, एक कोयना जो है महाराष्ट्र का। ठीक है, चार हो जाएगा एक का। मंचकुट, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश उड़ीसा। माही, माही जो है आपको मध्य प्रदेश। और मयूरपाक्षी, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी।
बोर्ड क्या दिक्कत करने लगा भाई, लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं फिर भी दिक्कत कर रहा है। शिखर और ऊंचाई, ठीक है, ये सुमेलित करना है, सब आप लोगों को पता है। देखिए गुरु शिखर तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 है, तो एक का तो चार बना, चार बना तो अपना काम बन गया और सारा ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। गुरु शिखर 1722, सद्भावना 722, धूपगढ़ का चोटी 1350, हरमाकोंडा 1680। भारत में खनिज उत्पादन के बारे में पूछा है, बताइए कौन सा सही है। भारत में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अबरख आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में उत्पादित होता है, सर्वोत्तम अच्छे किस्म का, सही है, ठीक है। झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज, दोनों का दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, सी। विश्व में कच्चे तेल का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, कच्चे तेल का शीर्ष उत्पादक देश, देखिए चीन है, जापान, भारत, अमेरिका। चीन ही हो जाएगा, 2024 की तुलना में देखेंगे तो 25 में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला है। 92.8 जो है आपका मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन क्षेत्र में पाया जाने वाला एक प्रमुख खनिज संसाधन है, अल्पेशियन क्षेत्र में पाया जाने वाला, सही है, कोयला ही हो जाएगा, ठीक है। अल्पेशियन जो है कोयला क्षेत्र, वहाँ पे अल्बामा, पूर्वी कैंटेकी, मैरीलैंड, ओहियो, ये सब वहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है, थोड़ा तबीयत उतना बेहतर मेरा है नहीं, थोड़ा आज एक्सप्लेनेशन बाकी जहाँ जरूरत होगा कर ही देंगे, कम रखेंगे, ठीक है। बाकी बोर्ड में भी कुछ इशू आ रहा है, चलिए तब भी कुछ प्रश्न और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, बाकी के कल देखेंगे। विश्वतीय धारा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पुट से सही प्रयोग कीजिए, देख के बताइए। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विश्वतीय धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बात सही है, पूरब से पश्चिम, विश्वतीय प्रतिधारा पश्चिम से, दोनों का दोनों ही तो सही हो गया, प्रतिधारा यानी उल्टा। ध्रुवीय जो है भ्रमिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। सब मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, पिछला वाला धारा वगैरह करंट के लिए ना, एक हम क्या करेंगे एक दिन आधे घंटे का लेक्चर लेके और सारा कुछ आपको बता देंगे मैप के माध्यम से, तो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्रुवीय भरमिल के बारे में पूछा गया कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद होती है, गर्मियों में तीव्र हो जाती है, इसका आशय है विषुवत रेखा के ध्रुव को उष्ण पौने का प्रवाह, ये ध्रुव के ऊपर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देश है, राजधानी है, बताइए, सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली फैक्ट पूछ दिया गया आपसे। बोत्सवाना का राजधानी, पता ही है, स्थल जो है रुद्र देश है ये, बोत्सवाना, ये तो बोत्सवाना का क्या बन जाएगा आपका, गैबरोन, ठीक है। मिस्र, मिस्र का काहिरा, तो 3 और 1, ठीक है, 3-1। अजरबैजान, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, बाकू, और कंबोडिया नेम ने, तो ऑप्शन नंबर बी। मरुस्थल है, देश है, सुमेलित कीजिए, कौन मरुस्थल किस देश में है। देखिए आटाकामा केनिया, न्यूरी जो है आपको, आटाकामा जो है चिल्ली का हो जाएगा, तो ठीक है। नियरी, नियरी ये केनिया का, गिब्सन, ठीक है, गिब्सन तो ऑस्ट्रेलिया, और कलाहारी बोत्सवाना, तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 3, 2, 4। महासागरीय धारा है और कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें से। देखिए अगुलुहास अफ्रीका के पूर्वी तट के समानांतर दक्षिण की ओर प्रवाहित धारा है, अगुलुहास करेक्ट है, ठीक है। मैं पूरा करंट वाला जो है ना धारा आपको एक बार मैप के साथ बता दूंगा। गल्फ स्ट्रीम के अनुरूप और मानसून से प्रभावित, कैनरी उत्तर पश्चिम अफ्रीका का अनुदिश दक्षिण और प्रभावित शीत धारा, फॉकलैंड जो है दक्षिण अटलांटिक में समशीतोष्ण जलवायु होती, उत्तरदायु उष्ण धारा, तो यही क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉकलैंड ये तो शीत धारा है आपको,
ठीक है। आर्कटिक के परिध्रुवीय धारा का ही एक शाखा है। सिल्ड ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपको सही है। देखिए, ज्वालामुखी अधिकतर बेसाल्ट से बने होते हैं जो एक प्रकार के लावा और उद्गार के बाद अत्यंत तरल हो जाते हैं। वेंट या उद्गम स्थल के पास लावा के तीव्र संचय के कारण ये ज्वालामुखी तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तीव्र ढलान वाले नहीं होते हैं बिल्कुल, ये कम ढलान वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे ही गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल संचलन के बारे में बताइए, कौन सा जो है सही है। लिखा गया है कि प्रति चक्रवातों में पौने उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती है। सही है, करेक्ट है बिल्कुल, ये सब आपको मैप के माध्यम से बताया गया। चक्रवात कहाँ से है, निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर अंदर की ओर वायु का क्या हो, परिसंचरण हो। दोनों का दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण नहीं है। शीतोष्ण का बताइए कौन सा नहीं है। ये पे स्टेपीज है, ये प्रेरी है, ये पंपास, क्या हो जाएगा आपका सवाना। ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका अप्रदनकारी भू आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। लिख रहा है गर्ज की चौड़ाई शीर्ष और तल में लगभग समान होती है। करेक्ट है। अगला है कैनियन की चौड़ाई तल की अपेक्षा शीर्ष में अधिक होती है। दोनों का दोनों सही है। चलिए, आज जो है ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी है, तो आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। बाकी इसके बाद क्या करेंगे ना, एक टेस्ट को हम लोग दो हिस्से में कंप्लीट करेंगे, यानी 150 प्रश्न होता है ना, तो 75-75 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी लेक्चर वगैरह को शेयर कर देंगे। और काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं है तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। डेली टेस्ट पेपर शाम को, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, आपको 7:30 बजे मिला करेगा, 7:30 PM में। चला कोई एक्स्ट्रा क्लास होता है तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी लेक्चर को शेयर कर देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस वाला ग्रुप में प्रैक्टिस कर ही रहे हैं आप लोग। बाकी उसके अलावा किन्हीं को समस्या आ रहा है, ये नंबर आप लोग को दिया गया है, 90-150-40-592। स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या है, आप लोग मैसेज इस पर कर देंगे, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।